गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को C3 पाथवे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। C3 पाथवे एक्चुअली इसको भी केल्विन साइकिल भी कहते हैं, और दोनों तरफ से बात अगर ये करें तो केल्विन साइकिल मोस्टली C3 प्लांट्स में भी होती है और C4 प्लांट्स में भी होती है। अब C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं ये बारे में आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि C3 प्लांट्स जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, लेकिन C4 प्लांट्स उस जगह पर होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। खैर, C3 प्लांट्स जो एक्चुअली जो C3 साइकिल है इसमें एक्चुअली केल्विन जो थे, केल्विन और उनके जो कुछ कोवर्कर्स थे उन्होंने पूरी जितनी भी पाथवे थी उसको उस पर वर्क किया हुआ है। इनके द्वारा ये बताया गया था कि जो पाथवे साइक्लिक मैनर से ऑपरेट किया जाता है वो उसमें RUBP रीजनरेट होता है। अब ये शुगर की सिंथेसिस के लिए बहुत ही बेसिक पाथवे है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सुक्रोज और स्टार्च बन रहा है, तो ये शुगर जो भी सिंथेसाइज होती है उसका बेसिक पाथवे है। अगर इसको बहुत इजीली आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी स्टेज है रिडक्शन और तीसरी है रीजनरेशन। ये 3 स्टेजेस हैं जिस पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 और C4 के में होती रहती है। आगे बढ़ते हैं इस बारे में। आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहली प्रोसेस होती है कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस, जिसको आप देख ही रहे होगे, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने आ रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन का काम करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स होता है तो इस प्रोसेस को हम लोगों को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जब इस साइकिल में फिक्स होता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, और ये फिक्स कहाँ पे होता है? 5 कार्बन कंपाउंड रेगुलोज बाइफॉस्फेट में। अब ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, केल्विन साइकिल का सबसे जो क्रूशियल स्टेप है ये कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जो RUBP है, ये इसको कहते हैं ना RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये जो RUBP है इसके कार्बोक्सिलेशन के लिए, इसके कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 का यूज होता है। ये रिएक्शन RUBP कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानी जाती है, और RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसमें यूज होता है। ठीक, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, जिसके प्रोडक्ट के रूप में 3PGA फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स इसके और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, तो ये टोटल हो गया 6, और इसको टूटेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA में, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इस एंजाइम में जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस और एक्टिविटी भी जो होती है, इसके लिए RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस या रुबिस्को कहना इसके लिए सही रहेगा ना। अब जैसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, ये इसके लिए कहना इसलिए सही होगा क्योंकि ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी इसमें करवाता है। और इसके अलावा RUBP सबसे ज्यादा एडवांस रूप में, सबसे ज्यादा कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में एक ऐसा एंजाइम है जो पाया जाता है हमारे अर्थक्रस्ट पे। सेकेंड जो प्रोसेस आती है वो आती है रिडक्शन की प्रोसेस। इसको भी जान लेते हैं। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन की जो रिएक्शन होती है एक सीरीज में होती है, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, तो ये जो सीरीज होती है इसमें जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो CO2 के जो हर कार्बन, मतलब एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 को, जो हर मॉलिक्यूल होता है CO2 का, उसको फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन तथा रिडक्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप 2 ATP तथा 2 NADPH का यूज किया जाता है। यहाँ पे 2 ATP और 2 NADP का यूज करके ADP प्लस फॉस्फेट और प्लस NADP पॉजिटिव बनाते हैं। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल में 6 टर्न की जरूरत पड़ती है, मतलब 6 टर्न उसमें होते हैं, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। खैर, तीसरी समझ लेते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस। ये जो साइकिल होती है ये बिना इंटरप्ट हुए बनती है, मतलब ये जो साइकिल है बिना इंटरप्ट हुए कंटिन्यू रखती है, और इस साइकिल को हम लोग रीजनरेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आरयूबीपी था, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसको कहते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था आरयूबीपी, ये रीजनरेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आरयूबीपी को बनाने के लिए जो रीजनरेशन की स्टेप में फॉस्फोराइलेशन के लिए 1 एटीपी बहुत जरूरी होता है। देखो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हर कार्बन डाइऑक्साइड की केल्विन साइकिल में जब वो एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब केल्विन साइकिल में एंटर करता है, तो उसको कराने के लिए 3 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मतलब जब वो एंटर करता है तो 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स और 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स की जरूरत रहती है। डार्क रिएक्शन में यूज होने वाले जो एटीपी तथा NADPH के नंबर्स हैं, ये डिफरेंस ही साइक्लिक फास्फोराइलेशन में होने का कारण है। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको बताया था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गई। अब इसकी 6 साइकिल चलेंगी तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 एटीपी, 3 एटीपी था तो 6 3 18 और 12 NADPH का यूज होता है। अब इससे निकलेगा क्या? जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम चले तो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलेगा। 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर निकल आया तो इसके अलावा 18 एटीपी अगर यूज हो रही तो 18 एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी होएगा। और 12 NADPH, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH हर साइकिल में यूज होते तो 6 2 12, तो यहाँ पे 12 NADP पॉजिटिव यानी कि मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो टोटल कुल मिला के इसमें 3 तरह की प्रोसेस होती है। अब अगर इसको शॉर्टकट में आपको याद रखना है तो रूबी पागल टॉपर, रूबी पागल टॉपर, अगर इस तरह से वर्ड्स आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रूबी का मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब पागल, और ये ट्रायोस फॉस्फेट, ये आपका हो गया टॉपर, ठीक है। रूबी पागल है टॉपर करने के लिए। तो राइबोलोज 515 फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराता है। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को कराने के लिए राइबोलोज बाइफॉस्फेट यानी कि आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस एंजाइम यूज होता है। ये कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस टूटकर बनाती है 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। यहाँ पे ये रिडक्शन की प्रोसेस करके ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है और इस रिडक्शन की प्रोसेस में 3 एटीपी और 2 NADPH का यूज होता है, एडीपी और फॉस्फेट और NADPH में। अब इसके बाद जब ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है तो इस रीजनरेशन को कराने की प्रोसेस के लिए एक एटीपी का यूज होता है और वो एटीपी कंबाइंड होकर बन जाते हैं एडीपी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये प्रोसेस है आपकी C3 पाथवे। ये सबसे आसान प्रोसेस जो मैंने आपको बता दी। अब इस प्रोसेस को आपको याद करना है, ध्यान से इस वीडियो को कई बार सुनिएगा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो C4 पाथवे है उसको भी मैं इसी सीरीज से समझाऊंगा। So thank you, like, share and subscribe. Thank you.